कवरेज सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, भारत एट 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और इस बुलेटिन में हम आपको विभिन्न राज्यों की खबरें बताते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको दिखाएं इस वक्त की हेडलाइंस। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने विधानसभा में नई आबकारी नीति पर सीएजी रिपोर्ट की पेश। दिल्ली सरकार को 2000 करोड़ का लगा घाटा। लाइसेंस देने में राजनीतिक दखल और भाई भतीजावाद का इस्तेमाल। 1984 के सिख विरोधी दंगे से जुड़े मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा। दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में 2 सिखों की हत्या को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया फैसला। प्रधानमंत्री ने देश के विकास में असम के योगदान को बताया अहम। भारत के हर आर्थिक सेक्टर में रिफॉर्म पर दिया जोर। एडवांटेज असम 2.0 समिट में कहा, पूर्वी भारत का मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा असम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश को बताया भारत की प्रेरक शक्ति। भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समापन सत्र में कहा, भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से ऊपर उठाकर विकासशील राज्य बनाया। और बिटकॉइन मामले में देश भर में 60 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी। दिल्ली एनसीआर समेत महाराष्ट्र, चंडीगढ़, कर्नाटक में मारे छापे। सीबीआई ने 2 मामले किए दर्ज। और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं और ये खबर बिहार से है। बिहार की लाइफलाइन कहे जाने वाले पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को आज 100 साल हो गए। इस अवसर पर पटना में शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में बन रहा देश का सबसे बड़ा अस्पताल। 5,540 करोड़ की लागत से बन रहा है विश्व स्तरीय अस्पताल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएमसीएच की ऐतिहासिक विरासत की सराहना की। पीएमसीएच अत्याधुनिक सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मरीजों की सेवा के लिए तैयार। बिहार चिकित्सा के क्षेत्र में नया इतिहास रचने की ओर अग्रसर। पटना मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल ने चिकित्सा जगत में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यह अस्पताल अब देश का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है। मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएमसीएच के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और इस उपलब्धि को बिहार के लिए गौरवशाली बताया। समारोह में बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे। शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि इस अस्पताल ने चिकित्सा के क्षेत्र में अनगिनत योगदान दिए हैं। पीएमसीएच और इसके पूर्व विद्यार्थी अपने अनुभव को से योगदान दे सकते हैं और बिहार के गौरवशाली अतीत को वापस ला सकते हैं। बिहार सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार किए हैं, अनेक उल्लेखनीय प्रयास किए हैं। पीएमसीएच की पुनर्विकास की योजना भी इनमें से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ भारत विजन को आगे बढ़ाते हुए बिहार सरकार ने पीएमसीएच के पुनर्निर्माण पर 5,540 करोड़ रुपए का निवेश किया है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में हेलीपैड की भी व्यवस्था होगी, जिससे गंभीर मरीजों के लिए एयर एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध होगी। बिहार के चिकित्सा क्षेत्र के लिए ये उपलब्धि न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है। पीएमसीएच अब अत्याधुनिक सुविधाओं और विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मरीजों की सेवा के लिए तैयार हो रहा है, जिससे बिहार चिकित्सा के क्षेत्र में नया इतिहास रचने की ओर अग्रसर है। हम गौरव से कह सकते हैं कि दुनिया का कोई ऐसा एरिया इलाका नहीं रहा है जहां पीएमसीएच का डॉक्टर नहीं है और पीएमसीएच के लोग नहीं हैं। देयर इज नो प्लेस लेफ्ट। और इसलिए हम सिर्फ देश की सेवा नहीं, प्रदेश की सेवा नहीं, हम मानवता की विश्व स्तर पर सेवा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर को छोड़कर
केंद्र सरकार ने अगर 2 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज किसी स्टेट को दिए हैं तो वो बिहार को दिए हैं, पटना और दरभंगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शताब्दी समारोह में कहा कि साल 2005 से पहले की सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देती। आज पीएमसीएच विश्व के सबसे बड़े अस्पताल में शामिल होने जा रहा है। केंद्र सरकार से भी इसमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। बिहार में मौका मिला, ये तो 2005 में न मिला, तो उस समय मात्र हम लोगों के यहाँ बिहार में 6 था। अभी तो कुल 12 बन गया है और 14 का भी और काम हो रहा है। लेकिन हम लोगों ने यह भी सोच लिया है कि हर जिले का भी हम लोग बनवाएंगे। अगले महीने तक अस्पताल के 2 टावरों पर बने 1050 बेड की शुरुआत होगी। यहाँ मरीजों के लिए 5000 बेड की सुविधा दी जा रही है। पीएमसीएच के 100 साल पूरा होने के अवसर पर राजधानी पटना में शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल हुई। यहाँ उन्होंने लोगों से रक्तदान के साथ अंगदान करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में जिस तरह से बिहार में चिकित्सा सुविधाओं का विकास हो रहा है, ये विश्व स्तरीय होगा। डीडी न्यूज के लिए पटना से निखिल देव के साथ मधुरेश नारायण। और बिहार के बाद आइए आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ की ओर और काफी ये अच्छी खबर है। नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ का बलरामपुर जिला इन दिनों विकास की नई इबारत लिख रहा है। प्रशासन और सुरक्षा बलों के प्रयासों से यहां आधारभूत संरचनाओं का तेजी से विकास हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। 7 दशक बाद बनी सड़क। बलरामपुर के नक्सल एरिया में सड़क निर्माण। सुरक्षा बलों के कैंपों की स्थापना होने के बाद सड़क निर्माण में तेजी। कई गांवों में पहुंच रही हैं खुशियां। छत्तीसगढ़ में नक्सली विकास की राह में थे रोड़ा। छत्तीसगढ़ में हो रहा है लाल आतंक का खात्मा। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के दुर्गम नक्सल प्रभावित इलाकों में वर्षों से सड़क निर्माण एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है, लेकिन अब सुरक्षा बलों और प्रशासन के सहयोग से इन इलाकों में पक्की सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। बलरामपुर और झारखंड की सीमा पर स्थित नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इन सड़कों के बनने से इलाके के लोगों की आवागमन में सुविधा होगी, जिससे विकास कार्यों को भी गति मिलेगी। चुनचुना और पुदांग जैसे दूरस्थ गांवों में रहने वाले लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और बाजार तक बेहतर पहुंच मिल सकेगी। ग्रामीणों का कहना है कि गांव तक सड़क नहीं होने से जंगली रास्तों को तय करके आना जाना पड़ता था। नक्सलियों की दहशत की वजह से गांव तक सरकार की कोई योजना भी नहीं पहुंच पा रही थी। रोड नहीं था, इसलिए हम लोग को बहुत दिक्कत था। अब हम लोग का रोड आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। बीमार पड़ते तो हम लोग को डोली खटोली टांग के ले जाना पड़ता है। अब एम्बुलेंस सूचना देते हैं तो तुरंत आ जाता है। पहले बहुत दिक्कत था सर, काहे कि मतलब रास्ता सही नहीं था, और अभी रोड जो बन जाएगा तो आसान हो जाएगा पब्लिक लोग को। अभी तो कोई डर भय नहीं है, काहे सुरक्षा में साहब लोग रहते हैं। जिला प्रशासन ने बताया कि निर्माण कार्य कड़ी सुरक्षा के बीच किया जा रहा है और आने वाले कुछ महीनों में सड़क गांव तक पहुंच जाएगी। गौरतलब है कि झारखंड की सीमा से लगे ये गांव पहले नक्सल प्रभावित थे और नक्सली सड़क निर्माण में लगातार रुकावट पैदा कर रहे थे, लेकिन अब इस क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर फोर्स का कैंप स्थापित किया गया है। अच्छा काम चल रहा है। रोड पूरा होने से लोगों को जो सुविधाएं मिलेंगी, उनकी आवाजाही बढ़ेगी। नक्सली हमले होते थे, आईडी मिलते थे और घटनाएं इस तरह की होती थी। तो अभी जैसे हमारे कैंप आगे बढ़े हैं, बुताई मोड़ तक कैंप लग गया, तो अब वहाँ पूरा नियंत्रण है, हमारा फोर्स का नियंत्रण है। प्रभाव तो है लेकिन उस तरह का अब नहीं रहा है नक्सल का प्रभाव, तो इसलिए काम अब तेजी से हो रहा है। नक्सल प्रभावित इलाकों में हो रहे ये बदलाव निश्चित रूप से क्षेत्र के विकास को नई दिशा दे रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में ये इलाका पूरी तरह से नक्सल प्रभाव से मुक्त होकर मुख्य धारा में शामिल हो जाएगा। बस्तर में जहां एक तरफ नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विकास कार्यों की रफ्तार भी तेज कर दी गई है। नक्सल प्रभावित बलरामपुर जिले में भी अब विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। आजादी के 7 दशकों के बाद पहली बार यहां सड़क निर्माण हो रहा है, जिससे न सिर्फ गांव की तस्वीर बदलेगी बल्कि लोगों की जिंदगी भी आसान होगी। अपने सहयोगी शैलेंद्र के साथ सोमेश पटेल, दूरदर्शन समाचार, छत्तीसगढ़।
और आइए अब आपको लिए चलते हैं राजस्थान की ओर और राजस्थान के एक अनोखे गांव में आपको लिए चलते हैं। बदलते ज़माने और विज्ञान के इस दौर में आज भी एक गांव ऐसा है जहां विज्ञान पर आस्था भारी है। ये कहानी है जोधपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर जोधपुर बाड़मेर हाईवे के नज़दीक डोली गांव की, जहां गांव में रहने वाले लोग आज भी 2 मंजिल का मकान नहीं बनाते हैं, ना ही ज्वेलरी का काम करने वाले ज्वेलर्स रात के समय इस गांव में रुकते हैं। क्या कारण है, आइए ये रिपोर्ट देखिए। आज भी एक गांव ऐसा जहां विज्ञान पर आस्था भारी। ये कहानी है जोधपुर के नजदीक डोली गांव की। गांव में रहने वाले लोग आज भी नहीं बनाते 2 मंजिल का मकान। गांव में रात के समय नहीं रुकते हैं ज्वेलर्स, नहीं लगती कच्चा तेल निकालने वाले तेल की कोई गाड़ी। देश की करीब 70% आबादी गांव में रहती है। वहीं देश में 7 लाख के लगभग गांव हैं। आज के आधुनिक युग में अधिकतर गांव में पक्के और बहुमंजिला मकान देखे जा सकते हैं, लेकिन राजस्थान के जोधपुर से 30 किलोमीटर दूर एक अनोखा गांव ऐसा भी है जहां पर 1 मंजिल से ऊपर कोई मकान नहीं मिलेगा। इसके साथ ही लोक मान्यता के चलते गांव में आज से 200 साल पहले संत के कहे वचनों का पालन आज भी ग्रामीण कर रहे हैं। इस गांव का नाम है डोली गांव और ये जोधपुर बाड़मेर हाईवे के नजदीक है। गांव में रहने वाले लोग 2 मंजिल का मकान नहीं बनाते हैं। यहाँ ज्वेलर्स रात में नहीं रुकते और इस गांव में कच्चा तेल निकालने वाली कोई घानी भी नहीं लगाई जाती। ये कहानी करीब 200 साल पुरानी है, जिसे लोग आज भी उसी आस्था के साथ निभा रहे हैं। हम तो हरिराम जी बाबा जी को आज तक वो मानते हैं, जो पुराने समय से इतिहास चल रहा है उसी के आधार पर हम मानते हैं। उनके वरदान से, उनके आशीर्वाद से गाँव में सब सुख शांति रहती है, कोई भी विपदा वगैरह नहीं आती है। उनका जो दिन होता है उस दिन वो रात को ना 12 बजे दूध की धार लगती है। जब हर घर से दूध आता है और रात को 12-12 बजे पूरे गांव के चारों तरफ दूध की धार लगती है। ग्रामीणों ने बताया कि आज से 200 साल पहले इस गांव में हरिराम बैरागी महाराज तपस्या किया करते थे। उन्होंने अपनी तपस्या स्थल के समय एक सूखी लकड़ी की डंडी को लगाया था, जो खेजड़ी के वृक्ष के तौर पर आज भी गांव में मौजूद है। उन्होंने ही ग्रामीणों को गांव के चारों तरफ कच्चे दूध और सूखे नारियल की जोत के साथ गोल घेरा बनाकर आरती करने की सलाह दी थी। मान्यता है कि ऐसा करने की वजह से ही गांव में कोई संकट नहीं आया। कोरोना महामारी के समय में भी इस गांव में कोई आपदा नहीं हुई। रात भर कीर्तन चले बाबू जी, रात भर बाबू जी दाद दे रहे, कच्चा दूध सब गांव में दूध बेरो बेरे सब दौड़ जिंदा ढोल नगारा सब बजे। इतनी जोत है बाबू जी। कहा जाता है कि कुछ लोगों ने पौराणिक मान्यताओं को न मानकर गांव में 2 मंजिला मकान बनाए, लेकिन वे उस घर में नहीं रह पाए। आधुनिकता के दौर में जहां हर जगह गगनचुंबी इमारतें हैं, वहां देश में एक अनोखा गांव भी है जो कि जोधपुर से मात्र 30 किलोमीटर दूर है। यहाँ लोक मान्यता के चलते 1 मंजिल से ऊपर मकान नहीं बनाया जाता। सुमित देवड़ा, डीडी न्यूज, जोधपुर। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। Hi, I am Ravi, driving my CNG auto for many years. Happy with the mileage I get with this. Hi, I'm Rajesh. I switched to compressed natural gas a few months back. CNG gives high performance at affordable cost and it is easily available. Plus, CNG is a non-polluting fuel thanks to its higher ignition temperature. Switch to CNG today. बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़ी गई। जाओ भाई। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। The
heart of your kitchen is the LPG gas stove. My ISI and BIS certified LPG stove is the source of heat needed to cook my favorite meals. So I can safely and happily enjoy cooking. आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में एडवांटेज असम के दूसरे संस्करण में निवेश और बुनियादी ढांचा शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि असम दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के प्रवेश द्वार तथा असीमित संभावनाओं का केंद्र बना हुआ है। पूर्वोत्तर विकास का केंद्र असम आज के समय में निवेशकों का पसंदीदा स्थल बन गया है। इस साल राज्य के डबल डिजिट में विकास दर हासिल करने की उम्मीद है, जिसकी पुष्टि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में भी की। उन्होंने एडवांटेज असम 2.0 निवेश एवं अवसंरचना शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया और कहा कि असम उग्रवादी समूहों के साथ शांति समझौते और सीमा विवादों के समाधान के बाद असीमित अवसरों की भूमि के रूप में उभरा है। लॉ एंड ऑर्डर में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। बीते दशक में अनेक पीस अकॉर्ड्स किए गए हैं। बॉर्डर से जुड़े लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज का समाधान किया गया है। आज असम का हर रीजन, हर नागरिक, हर युवा यहां के विकास के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि निश्चित बनी है। देश के बुनियादी ढांचे में सरकार के निवेश का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि निवेशक देश के सामर्थ्य को बदलते हुए देख रहे हैं। सरकार देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन का यही कॉम्बिनेशन भारत की प्रगति का आधार है और इसलिए इन्वेस्टर्स भी देश के पोटेंशियल को, उनकी और देश की प्रगति की पॉसिबिलिटीज को बदलता हुआ देख रहे हैं और इस प्रगति में असम भी डबल इंजन की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत किए जाने का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों के साथ मुक्त व्यापार समझौते कर रहा है। आज भारत अपनी लोकल सप्लाई चेन को मजबूत कर रहा है। आज भारत दुनिया के अलग अलग रीजन्स के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है। ईस्ट एशिया के साथ हमारी कनेक्टिविटी लगातार सशक्त हो रही है और नया बन रहा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर भी अनेक नई संभावनाएं लेकर आ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि असम सरकार ने व्यवसाय को सुगम बनाने के लिए एक वातावरण सृजित किया है। उन्होंने कहा कि असम भारत के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सम्मेलन के दौरान देश के दिग्गज उद्योगपति और अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने असम के विभिन्न क्षेत्रों में 50,000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया। वहीं देश के दिग्गज उद्योगपति एवं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा उनकी कंपनी अगले 5 साल में असम में 5 अलग अलग क्षेत्रों में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। खनन क्षेत्र की प्रमुख कंपनी वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने घोषणा की है कि उनकी कंपनी अगले 3-4 साल में असम और त्रिपुरा के तेल एवं गैस क्षेत्र में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। एडवांटेज असम 2.0 असम के लिए एक बहुत बड़ा मौका है राज्य की विकास और विरासत को पूरी दुनिया के सामने रखने का। आज के इस वैश्विक शिखर सम्मेलन में रिलायंस, अदानी
और वेदांता ग्रुप ने 50-50-50 यानी 1.5 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का जो कमिटमेंट किया है, उससे राज्य की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि भारत ने जो कहानी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की सफलता में तय की है, वही कहानी अब सेमीकंडक्टर की दुनिया में होने जा रही है। और ये आसाम न केवल पूर्वोत्तर बल्कि नए भारत के विकास की नई कहानी लिखता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज़, गुवाहाटी। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। MDH। अपनी धरती को हमेशा हरा भरा रखना हमारे हाथ में ही है, इसलिए मैं अपने कार के लिए CBG ही पसंद करता हूँ। ये अपशिष्ट पदार्थों से बनी कंप्रेस्ड बायोगैस है। ये एक अत्यधिक कुशल रिन्यूएबल रिसोर्स है, जिसने कार्बन उत्सर्जन को कम कर दिया है। कम कार्बन उत्सर्जन का अर्थ है ग्रह पर कम हानिकारक प्रभाव पड़ना। CBG का उपयोग करें, ये स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित है। अगर आप एक ऐसी धरती की तलाश में हैं, जहां अनंत संभावनाएं और अपार अवसर एक साथ मिलते हों, जहां एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ऑटोमोटिव टेस्टिंग ट्रैक हो और दुनिया के प्रमुख वाहन निर्माता स्थित हों, जहां भारत की 27% ऑर्गेनिक फसलें 11 यूनिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में उगाई जाती हैं, जहां 300 से अधिक फार्मा कंपनियां दुनिया के 160 देशों में दवाइयों का निर्यात कर रही हों, जहां कॉटन, सिल्क और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग नई इंडस्ट्रीज के साथ विकसित हो रही हों, जहां 1 लाख एकड़ से अधिक का इंडस्ट्रियल लैंड बैंक और प्राकृतिक संसाधनों की भरपूर उपलब्धता हो। जब ये सारी संभावनाएं एक जगह मिलती हों, तो समझ जाइएगा कि आप भारत के हृदय मध्य प्रदेश में हैं। स्वागत है आपका 8वें ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। आप आइए और आपको अगर पॉलिसी से आउट ऑफ वे भी जाना हो तो सरकार तैयार है आपकी सारी मदद करने के लिए। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश, अनंत संभावनाओं का प्रदेश। 24 और 25 फरवरी 2025, भोपाल, मध्य प्रदेश। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। पैसा बचाना पैसा कमाने के बराबर है। अब मैं खुश हूँ कि मैं अपने PNG स्टोव की वजह से हर महीने कुछ पैसे बचा सकती हूँ। जैसे ये 20 से 25% तक फ्यूल के उपयोग को कम कर देता है। मेरा PNG स्टोव ISI मार्क के साथ 100% सुरक्षित भी है। इसके अलावा PNG फ्यूल के रूप में पूरी तरह से जलता है, जिससे इसे पर्यावरण के अनुकूल फ्यूल के नाम से जाना जाता है। तो PNG फ्यूल का उपयोग करें और मेरी तरह पैसे बचाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब बात करते हैं दिव्य भव्य महाकुंभ की। प्रयागराज में चल रहे दिव्य भव्य महाकुंभ 2025 का समापन अब बेहद करीब है। महाशिवरात्रि पर भक्ति, आस्था और श्रद्धा के इस महासंगम को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए मेला पुलिस प्रबंधन ने विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को स्नान और दर्शन का अवसर निर्बाध रूप से मिल सके। ये रिपोर्ट देखिए। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर महाकुंभ अपने चरम पर पहुंच चुका है। 144 साल बाद बने इस अद्भुत संयोग का साक्षी बनने के लिए करोड़ों श्रद्धालु संगम तट पर उमड़ पड़े हैं। मां गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन संगम में रोजाना 1.25 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगाकर शांति और मोक्ष की कामना कर रहे हैं। यही नहीं, पिछले 10 दिनों से लगातार चल रहे आस्था के इस महाज्वार को देखते हुए स्वास्थ्य और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
तैयारियां हमारी पूरी हैं। लगातार जितने हमारे शिव मंदिर हैं सभी की साफ़ सफाई, सभी पे सुरक्षा व्यवस्था, श्रद्धालुओं के हितार्थ जितने कदम उठाए जाने थे, जैसा अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली वीसी में हम सबको डायरेक्शन दिया था, तो उस पर हम सभी लोगों ने काम किया है। वहाँ पे बैरिकेडिंग करानी हो, पुलिस की व्यवस्था करानी हो, प्रशासनिक अधिकारियों को लगाना हो और मंदिर प्रबंधन के साथ में बेहतर तालमेल वो हम सब ने सुनिश्चित किया है और हम लोग पूरी तरह तैयार हैं इस सकुशल इस पर्व को संपन्न करें। महाशिवरात्रि के अंतिम महत्वपूर्ण स्नान को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर विशेष निर्देश जारी किए हैं। महाकुंभ में अंतिम दिन 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। क्राउड मैनेजमेंट के लिए प्रशासन सतर्कता बरत रहा है, जिसके तहत प्रमुख मार्गों पर एडीजी और आईजी स्तर के अधिकारी तैनात रहेंगे। महाशिवरात्रि को लेकर प्रशासन 24 घंटे कड़ी सुरक्षा सुनिश्चित करने में जुटा हुआ है। श्रद्धालुओं को नजदीकी घाट पर स्नान करने की सलाह दी जा रही है। श्रद्धालुओं से दक्षिणी झूसी मार्ग से आने वाले अरैल घाट का उपयोग करने के लिए कहा गया है, जबकि उत्तरी झूसी मार्ग से आने वाले श्रद्धालुओं को हरिश्चंद्र घाट और पुराने जीटी घाट पर स्नान करने को कहा गया है। परेड क्षेत्र से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। महाकुंभ क्षेत्र में निगरानी के लिए एयरफोर्स को तैनात किया गया है। नया ट्रैफिक प्लान भी लागू किया गया है और पार्किंग को लेकर कई जोन बनाए गए हैं। भीड़ के अनुसार सभी पांटून पुलों पर आवागमन की सुविधा की गई है। भीड़ अधिक होने पर कई वैकल्पिक मार्गों का भी इंतजाम किया गया है। कड़ी निगरानी के लिए संगम से प्रयागराज जंक्शन तक 1450 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। प्रशासन ने महाशिवरात्रि पर्व पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बहुत से सुरक्षा इंतजाम किए हैं, जिसके तहत मेला क्षेत्र और आसपास के इलाकों के लिए कई प्रतिबंध लगाए गए हैं और लोगों से सहयोग करने की अपील की गई है। मेला पुलिस के अनुसार 25 फरवरी 2025 को मेला क्षेत्र को शाम 4 बजे से नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है, जबकि प्रयागराज कमिश्नरेट को सायंकाल 6 बजे से नो व्हीकल जोन बनाया गया है। सभी नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे इस व्यवस्था का सम्मान करते हुए पूरा सहयोग करें। बहुत बड़ी चुनौती शहर में यातायात प्रबंधन को लेकर, भीड़ प्रबंधन को लेकर, रेलवे प्रबंधन को लेकर हमारे सामने होती है और इस बार बहुत सारे लोग एयरपोर्ट से भी आए थे और वहाँ का प्रबंधन भी महत्वपूर्ण था। तो सभी पे हमने लगातार सभी क्षेत्रों में काम किया है और यातायात प्रबंधन को लेकर जहाँ पे लोकल ट्रैफिक है, जहाँ पे डाइवर्जन करना होता है, वो हमने करवाया है और साथ साथ हम पूर्व से ही अपील करते हैं जितने भी हमारे शहरवासी हैं उनसे कि अगर डाइवर्जन लगे होते हैं उसमें सहयोग करें या अगर नो व्हीकल जोन होता है तो उसमें हमें सहयोग करें। महाकुंभ में अब तक 64 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पवित्र स्नान के सहभागी बन चुके हैं। इसे देखते हुए महाशिवरात्रि पर यह आंकड़ा 66 करोड़ के पार हो जाने की संभावना है। सनातन धर्मावलंबी जितनी बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं, उतने पूरी दुनिया में आज तक कहीं दूसरी जगह एक साथ एकत्र नहीं देखे गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो भारत@7 में आज फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।